हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन के खिलाफ भारत को ऑकस समझौते में शामिल करना चाहता है ब्रिटेन। जी हां दोस्तों, आखिर क्या है सबसे बड़ी वजह आपको अभी बताएंगे और इसी बीच बताएंगे जहां चीन के सामने भारतीय सेना का त्रिशक्ति प्रहार, ऐसे बढ़ रही आर्मी की ताकत। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर पीएम नेतन्याहू ने की अडानी ग्रुप की जमकर तारीफ। हाइफा पोर्ट प्रोजेक्ट को बताया देश के लिए मील का पत्थर। जी हां दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मेरा भारत महान है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन के खिलाफ भारत को ऑकस समझौते में शामिल करना चाहता है ब्रिटेन। बता दें आखिर क्या है इसकी असली और बड़ी वजह है। एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव और आक्रामकता को देखते हुए ब्रिटेन ने भारत और जापान को ऑकस समझौते में शामिल करने की मांग उठाई है। ब्रिटेन रक्षा चयन समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि एशिया महाद्वीप में चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है, इस लिहाज से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नाटो जैसा सैन्य गठबंधन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे में भारत और जापान को ऑकस में शामिल करना चाहिए। हालांकि जब साल 2021 में इस समझौते की घोषणा की गई थी, तब से ही अमेरिका और ब्रिटेन भारत को सुरक्षा समझौते में शामिल करना चाहते थे, लेकिन दोनों पक्षों द्वारा कभी भी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा या पेशकश नहीं की गई। अब जब स्थितियां बदल रही हैं, तो भारत और जापान को इस समझौते में शामिल करने की बात की जा रही है। जी हाँ, आखिर क्या है ये ऑकस समझौता? दरअसल आपको बता दें कि ऑकस ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है। अगर भारत और जापान इस समझौते में शामिल होते हैं, तो सदस्य देशों की संख्याएं 5 हो जाएंगी। ऑकस संधि की घोषणा 15 सितंबर 2021 को इंडो पैसिफिक पर ध्यान देने के मकसद से की गई थी। इस सौदे में अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बियां हासिल करने में मदद करने की बात कही गई है। जी हाँ, भारत की ज्यादातर सीमाएं पाकिस्तान और चीन से लगी हुई हैं। इन दोनों देशों से देश के हालात मैत्रीपूर्ण नहीं है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारत अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना का लक्ष्य प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत नई परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियों की बुलेटो एसएसएन की खरीद करना है, जिसकी लागत लगभग $15 बिलियन से $20 बिलियन है। कई अवसरों पर फ्रांस ने मेक इन इंडिया पहल के तहत मेगा परियोजना के विकास में सहायता करने की पेशकश की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ब्रिटेन ने जिस प्रकार से भारत को ऑकस समझौते में शामिल करने की बात कही है, दोस्तों क्या भारत को अपने दुश्मन देशों को देखते हुए ब्रिटेन के इस न्योते को स्वीकार करना चाहिए? दोस्तों, क्या ऑकस में भारत को शामिल होना चाहिए? आप लोग क्या कहते हैं? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता अपने भारत के हित में इस बात पर क्या बयान देती है कमेंट के माध्यम से। और साथ ही साथ आज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहां आपकी इच्छा हो। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन के सामने भारतीय सेना का त्रिशक्ति प्रहार, ऐसे बढ़ रही अपने आर्मी की ताकत। बता दे भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास 10 दिन की एक बड़ी ज्वाइंट एक्सरसाइज की है। इस एक्सरसाइज के जरिए सेना की युद्ध की तैयारियों को परखा गया है। ये एक्सरसाइज इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में चीन ने डोकलाम के पास अपनी गतिविधियां बढ़ाई, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी उस इलाके में अपनी तैनाती लगभग दुगनी कर दी थी। कुछ महीने पहले ही डोकलाम में चीन ने जाम फेरी रिज तक पहुंचने की कोशिश की थी। चीन ने टोरसा नाला में ब्रिज बना लिया है। ये भारत के लिए इसलिए खतरा है क्योंकि अगर चीनी सेना जाम फेरी रिज तक पहुंचती है, तो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा हो जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सामरिक रूप से बेहद अहम है। इसे चिकन नेक भी कहते हैं। ये बहुत संकरा रास्ता है जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट देश के बाकी हिस्से से जुड़ता है। डोकलाम भूटान की एरिया में आता है, लेकिन ये सिक्किम, भूटान और तिब्बत के ट्राइन जंक्शन में है। जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज में ये देखा गया है कि कितनी तेजी से सेना अलग अलग इलाकों में मोबिलाइज कर सकती है, यानी पहुंच सकती है। इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस और सीएपीएफ से कोऑर्डिनेट किया गया, क्योंकि युद्ध की स्थिति में सभी एजेंसियों को मिलकर काम करना होता है। एक्सरसाइज मंगलवार यानी 31 जनवरी को पूरी हुई। इसमें 30 फील्ड फायरिंग रेंज में इंटीग्रेट फायर पावर एक्सरसाइज भी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके जरिए इंटीग्रेटेड बैटल की तैयारी भी देखी गई। इसमें रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट सहित दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, टैंक, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल, मीडियम और फील्ड आर्टिलरी गन, इन्फेंट्री, मोर्टार्स और कई नए वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चीन के सामने भारत की सेनाओं का ये त्रिशक्ति प्रहार बड़ा ही भारी पड़ने वाला है। ऐसे में दोस्तों अपने सेनाओं को आने वाले हर मुश्किलात के लिए ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ फिर बरामद हुई भारत पाकिस्तान सीमा से करोड़ों की हेरोइन, तलाशी अभियान जारी। बता दें, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने पाकिस्तान के तस्करों की ड्रग्स भेजने की नापाक साजिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया है। भारत पाकिस्तान की सीमा से सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद किए हैं। बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर में सीमा पार से भेजी गई करोड़ों रुपए मूल्य की 3 पैकेट हेरोइन को जब्त किया है। बीएसएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बीएसएफ से बताया गया कि 31 जनवरी को तड़के सुबह पंजाब के फिरोजपुर जिले में घने कोहरे के बीच सीमा पर तैनात सतर्क सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मबोके गांव के पास पड़ने वाले क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास रेंगने के निशान देखे। इसके बाद इलाके की तलाशी के दौरान जवानों ने पीले चिपकने वाले टेप से लिपटे हुए 3 पैकेट बरामद किए। एक अधिकारी ने बताया कि पैकेट को खोलने पर उसमें से करीब 1.786 किलो हेरोइन बरामद की गई है। हेरोइन की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए अब हमारे बीएसएफ जवानों ने तलाशी अभियान चला दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ कनाडा में निशाने पर हिंदू मंदिर, दीवारों पर हिंदू विरोधी नारेबाजी से भड़का भारतीय समुदाय। जी हाँ दोस्तों, कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। इस बार ब्रैम्पटन के एक लोकप्रिय हिंदू मंदिर पर हिंदू विरोधी नारे लिखे गए हैं, जिससे भारतीय समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। जी हाँ, टोरंटो में भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने गौरी शंकर मंदिर में तोड़फोड़ की इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि मंदिर को नुकसान पहुंचाए जाने की घटना से कनाडा में भारतीय समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। कनाडा में भारत के कॉन्सुलेट ऑफिस की ओर से मंगलवार को बयान जारी करके बताया गया है कि मंदिर में तोड़फोड़ की इस घृणास्पद घटना से कनाडा में हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई है। हमें कनाडा प्रशासन के समक्ष इस मामले को लेकर अपनी चिंता जताई है। भारतीय धरोहर का प्रतीक रहे इस मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी घृणास्पद बातें लिखी गई, आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। कनाडा प्रशासन फिलहाल इस घटना की जांच कर रही है। ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ इकलौती घटना नहीं है। बीती जुलाई से जुलाई में इस तरह की 3 घटनाएं हो चुकी हैं। बीते सितंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में बयान जारी कर कहा था कि भारतीयों के खिलाफ घृणा और भारत विरोधी गतिविधियों से जुड़े मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार ने इन घटनाओं की उचित जांच का आग्रह किया है। अब देखना ये होगा कि कनाडा की सरकार दोस्तों इस मसले को सीरियस होकर लेती है या नहीं। बहरहाल आपको जो भी लगता हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि कनाडा सरकार को इस पर सीरियस होकर एक्शन लेना चाहिए तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या 2026 के बाद खत्म हो जाएगी अमेरिकी रशिया परमाणु हथियार नियंत्रण संधि। आखिर क्यों उठाई सबसे बड़ा सवाल आपको बता दें। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव का कहना है कि मॉस्को द्वारा 2026 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को समाप्त करना काफी संभव है। सोमवार को एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही। RIA समाचार एजेंसी से बात करते हुए रशिया के उप विदेश मंत्री ने कहा कि ये काफी संभावित परिदृश्य है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के पास परमाणु हथियारों का एक विशाल शस्त्रागार है, जो 2011 की नई स्टार्ट संधि द्वारा आंशिक रूप से सीमित किया गया है। ये स्पष्ट नहीं है कि 4 फरवरी 2026 के बाद क्या होगा। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने रशिया के साथ फॉलो ऑन एग्रीमेंट पर पहुंचने की इच्छा का संकेत दिया है। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें, जहां पीएम नेतन्याहू ने की अडानी ग्रुप की जी भरकर तारीफ। हाइफा पोर्ट प्रोजेक्ट को बताया देश के लिए मील का पत्थर। बता दें, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अडानी ग्रुप के साथ हुए हाइफा पोर्ट समझौते को बहुत बड़ा मील का पत्थर करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बंदरगाह विकास परियोजना से भारत और इजराइल के बीच कई तरह से संपर्क बढ़ेगा। आपको बता दें कि शिपिंग कंटेनर्स और क्रूज शिपों के आवागमन के मामलों में हाइफा पोर्ट इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अडानी ग्रुप और गैडॉट ग्रुप ने मिलकर बीते साल 4.1 बिलियन शेकेल में इसे खरीदा था। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के साथ पोर्ट बुक पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। 100 से भी अधिक साल पहले विश्व के दौरान वे बहादुर भारतीय सैनिक ही थे जिन्होंने हाइफा शहर को आजाद कराने में मदद की थी
और आज ये जो बेहद मजबूत भारतीय निवेशक हैं, वे हाइफा के बंदरगाह को एक नए मुकाम पर ले जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि उनकी भारतीय पीएम और अपने अच्छे दोस्त नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच कई तरीकों से ट्रांसपोर्ट लाइन, एयर रूट्स और समंदर के रास्ते कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चाएं हुई हैं और आज ये हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो आज हो रहा है उसकी ऐतिहासिक अहमियत है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो शांति की दिशा में उठाया गया कि बहुत बड़ा कदम है। जी हाँ, ऐसे में पीएम नेतन्याहू ने जिस प्रकार से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सबसे अहम और बड़ा दोस्त बताया है, दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो नेतन्याहू को लेकर बताइएगा जरूर, और अडानी को जी को आप लोग भी कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर मुंह ताकता रह गया पाकिस्तान। आईएमएफ ने बांग्लादेश को दे डाली अरबों डॉलर वाली आर्थिक मदद। जी हाँ, पाकिस्तान इस समय भयानक आर्थिक संकट में है। दिन रात वो बस यही उम्मीद करता है कि कभी तो उससे मदद मिलेगी। उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से काफी आस है, लेकिन इस संगठन ने भी उसे बहुत बड़ा झटका दिया है। संस्था ने पाकिस्तान को किनारे करते हुए बांग्लादेश के लिए 4.7 बिलियन डॉलर वाले लोन पैकेज को मंजूरी दे दी है। संस्था की तरफ से मिली इस मदद के बाद अब बांग्लादेश बढ़ती ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमत का सामना कर सकेगा। इन बड़ी कीमतों की वजह से ही देश में बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही हालात है, लेकिन उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। जी हाँ, बांग्लादेश और दक्षिण एशिया के दूसरे देश काफी हद तक प्राकृतिक ईंधन पर निर्भर है। साथ ही दोस्तों पाकिस्तान के इस गरीबी को लेकर, डिफॉल्ट होने को लेकर दोस्तों एक और बड़ी खबर है, जहां पर क्या पाकिस्तान का कंगाल होना भारत के लिए खतरा है या बड़ी खुशखबरी है? आपके मन में ये बड़ा सवाल जरूर होगा दोस्तों, तो हम यही आज आपके सामने क्लियर करने वाले हैं। दरअसल सबसे बड़ा सवाल यही है कि पड़ोसी की कंगाली का अहम असर भारत पर कैसा पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इशारों में भारत से मदद मांग रहे हैं, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पाकिस्तान अगर कमजोर होगा तो वो पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पाएगा, लेकिन कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि मुल्क के डिफॉल्ट होने पर भारत के ऊपर शरणार्थियों का बोझ बढ़ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान का राजनीतिक पतन आतंकवादी संगठनों के हौसले भी बढ़ा सकता है, जो भारत के लिए चिंताजनक है। पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत एक जैसी है, जिसका फायदा चीन कभी भी उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर पाकिस्तान कंगाल हो गया, डिफॉल्ट हो गया, तो पाकिस्तान में बैठे बड़े बड़े आतंकवादी पाकिस्तान पर आधिपत्य जमा करके पूरे पाकिस्तान को काबू में करके दोस्तों भारत पर आतंकियों का बोझ डाल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों भारत के लिए एक तरीके से खतरा ही है दोस्तों पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना। बहरहाल जो भी होगा वो समय बताएगा। इस पर आपकी जो भी निजी प्रतिक्रिया हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब यूक्रेन मचाएगा तबाही जब युद्ध में उतरेंगे लेपर्ड 2 टैंक। रूसी सेना में मची खलबली। बता दें रशिया और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ना तो रशिया अभी अपने मकसद में कामयाब हो पाया है और ना ही यूक्रेन ने हार मानी है। इस महायुद्ध में यूक्रेन से अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-16 करार को रद्द करके अमेरिका ने भले ही किनारा कर लिया हो, लेकिन पश्चिम के कई देश अभी भी यूक्रेन के साथ हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि कीव को 12 देशों से डिलीवरी की पहली किस्त में 120 से 140 अत्याधुनिक टैंक प्राप्त होने की उम्मीदें हैं। इन टैंकों में जर्मनी के खतरनाक लेपर्ड 2 टैंक भी शामिल हैं, जो युद्ध के मैदान में दुश्मन की सेना में सुनामी लाने में सक्षम है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने मंगलवार को कहा कि कीव को 12 देशों के गठबंधन से डिलीवरी की पहली किस्त में 120 से 140 टैंक प्राप्त होने की उम्मीदें हैं। पश्चिमी देशों के एक समूह ने पिछले हफ्ते यूक्रेन को आधुनिक निर्मित मुख्य युद्धक टैंकों की आपूर्ति करने का संकल्प लिया था। चलते हैं एक और खबर की तरफ, इसी से जुड़ी, जहां पर रशिया यूक्रेन वॉर के बीच जो बाइडेन ने जेलेंस्की को दिया बड़ा झटका। यूक्रेन से वादा करके हट गया पीछे। जी हां, रशिया के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तगड़ा वाला झटका दिया है और यूक्रेन के किए वादे से मुकर गया है। जो बाइडेन ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने पिछले हफ्ते कहा था कि युद्धक टैंकों की आपूर्ति हासिल करने के बाद अब वो पश्चिमी देशों से चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जैसे यूएस से F-16 को लेकर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने हाल ही में पश्चिमी देशों से 4th जनरेशन फाइटर जेट मांगे थे,
थे, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इससे पहले अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को टैंक सप्लाई करने की बात कही थी, लेकिन फाइटर जेट देने से अमेरिका ने क्लियर इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जबरन धर्मांतरण, इस निंदा का दुरुपयोग बंद करे पाकिस्तान। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की पाकिस्तान को तगड़ी वाली लताड़ बता दें। अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को एक बार फिर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। भारत ने सोमवार को मानवाधिकार परिषद बोले तो HRC में पाकिस्तान में लगातार हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर किया है। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी पवन बाधे ने कहा कि पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन मामले में रिकॉर्ड गिरावट आई है। परिषद को यह बताया गया है कि पाकिस्तान में शिया, हजारा मुस्लिम सहित अल्पसंख्यकों पर हमले और उनका उत्पीड़न बढ़ा है। पवन बाधे ने कहा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न जारी है। उन्हें लगातार अपने अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। पाकिस्तान में मानवाधिकारों की समीक्षा करते हुए फर्स्ट सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान में मानवाधिकार रक्षकों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को निशाना बनाते हुए उनका एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करते हैं एक और खबर की, जहां श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी कंगाली की राह पर क्यों फंसा भारत का एक और बड़ा पड़ोसी देश। दरअसल पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश की माली हालत खस्ता है। डॉलर की कमी झेल रहे बांग्लादेश में महंगाई और उत्पादों के निर्यात पर भारी संकट बना हुआ है। अप्रैल 2022 से बांग्लादेश की तरफ से आयात के प्रतिबंधों सहित कई उपायों के बावजूद यहाँ की आर्थिक स्थिति बेहद बहाल नहीं हो पा रही है। ईंधन और गैस की कीमतों में लगातार बढ़त आम जनता और यहाँ के उद्योग धंधे पर असर डाल रहा है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स की माने तो विदेशी मुद्रा संकट और अवैध लेन देन के कारण बांग्लादेश में समग्र आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुंचा रही है। जी हाँ, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां 12 मार्च को खत्म हो रहा विद्या देवी भंडारी का कार्यकाल, चुना जाएगा नया राष्ट्रपति। 9 मार्च को होगा मतदान। जी हाँ, नेपाल में नए राष्ट्रपति का चयन करने के लिए 9 मार्च को मतदान होना है। देश के निर्वाचन आयोग ने सोमवार को यह घोषणा की। नेपाल की मौजूदा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति के लिए मतदान 9 मार्च को होगा। आयोग ने 17 मार्च को उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का फैसला किया है। ये चुनाव मौजूदा उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन के सेवानिवृत्त होने के दिन होगा। अधिसूचना के मुताबिक निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची 22 फरवरी को जारी करेगी। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए 25 फरवरी को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख 11 मार्च तय की गई है। दोनों पदों के लिए पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इमरान खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। तोशखाना मामले में 7 फरवरी को आरोप तय करेगी पाकिस्तान की अदालत। जी हाँ, पाकिस्तान की अदालत तोशखाना मामले में 7 फरवरी को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आरोप तय करेगी। 70 वर्षीय इमरान खान पर तोशखाना नामक राज्य डिपॉजिटरी से लिए गए उपहारों और उनकी बिक्री से आय की जानकारी साझा न करने का आरोप है। साथ ही उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मिले उपहार को लाभ के लिए बेच दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद की अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश जफर इकबाल ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की और आरोप तय करने की तारीख 7 फरवरी तय की है। जी हाँ, साथ ही साथ बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत जोड़ो यात्रा ने कितना छोड़ा असर, भाजपा ने राहुल गांधी को बताया भ्रमित। जी हाँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि 7 सितंबर से 30 जनवरी के बीच 135 दिनों में राहुल ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्यार का संदेश दिया। वे एक बड़े लोकप्रिय और विश्वसनीय नेता बनकर उभरे हैं। इस यात्रा ने उन सभी मुद्दों पर देश का ध्यान खींचा जो जनता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। इसमें महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे शामिल थे, तो देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का मुद्दा भी शामिल था। हालांकि भाजपा ने राहुल गांधी की इस यात्रा को भ्रमित उद्देश्यों के साथ की गई राजनीतिक उद्देश्यों वाली यात्रा करार दिया है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी अपने उद्देश्यों को लेकर भ्रमित रहे। वे शुरू से ये कहते रहे हैं कि वे नफरत के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अपनी इसी यात्रा में वे बार बार कहते रहे हैं कि अपनी इस लंबी यात्रा में उन्होंने देश में कहीं नफरत नहीं देखी। भाजपा नेता ने प्रश्न किया कि यदि राहुल गांधी को देश में कहीं नफरत नहीं दिखाई पड़ी तो आखिर वे किसके
विरुद्ध ये यात्रा निकाल रहे थे। भाजपा सांसद ने कहा कि ये राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर की गई यात्रा थी। इसका उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को विपक्ष के एक बड़े नेता के तौर पर उभरना था। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए विपक्षी एकता की तस्वीर खींचना चाहती थी। इसके लिए यात्रा के समापन समारोह में 23 पार्टियों का निमंत्रण भी दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों राहुल गांधी के उस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, बताइएगा जरूर। आपको बता दें कि भाजपा नेता ने यहाँ तक कहा है कि मोदी के कारण राहुल गांधी कश्मीर की यात्रा कर पाए हैं। जी हाँ, भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी आज कश्मीर में अपनी यात्रा सफलता पूर्वक निकाल पाए तो ये केवल उनके नेताओं के बलिदान के कारण संभव हुआ है। भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर की यात्रा करने के प्रयास में ही अपनी जान गंवाई थी। 1992 में उनके नेता मुरली मनोहर जोशी को कश्मीर के लाल चौक तक आने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन आज राहुल गांधी ने बेहद आसानी और सुरक्षा के साथ अपनी यात्रा पूरी की। भाजपा का दावा है कि ये इसलिए हो पाया क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर का माहौल बेहतर कर दिया है, सुरक्षित कर दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही बात है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। साथ ही साथ बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी पुलिस के पास देर रात आया कॉल। बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। देर रात फोन कर मुख्यमंत्री को यह धमकी मिली। पुलिस को कथित तौर पर देर रात करीब 12:05 पर धमकी संबंधित फोन आया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई और जल्द ही फोन करने वाले की पहचान कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से अवस्थ 38 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी है। जी हां, बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस वजह से यूके ने किया सम्मानित। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए हाल ही में लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि इस अवार्ड को लेने के लिए पूर्व पीएम ब्रिटेन नहीं पहुंचे, लेकिन यह अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यानी NISAU यूके द्वारा दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंपा जाएगा। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। भारत में ब्रिटिश काउंसिल और यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स का आयोजन किया जाता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां किसान, गरीब और आम जनता पर है मोदी सरकार का फोकस। राष्ट्रपति ने बजट से पहले किया बड़ा खुलासा। बता दें, कल संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सर्वे में कई बड़े ऐलान किए। किसानों से लेकर महिलाओं तक सभी पर सरकार का फोकस रहा। इसके साथ ही इस बार के बजट में सरकार छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ करोड़ों लोगों को 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मुहैया कराई। इसके साथ ही कोरोना काल में कई खास ऐलान किए थे। बाकी इस आर्थिक सर्वे के पूरे खास बातों को हमने दोस्तों स्क्रीन पर दिखा दिया है, पूरे 10 बातों को आप देख पा रहे होंगे। बहरहाल इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ देने के लिए, साथ बनने के लिए। जय हिंद जय भारत।